डेटा एनालिसिस के तमाम मराहिल को हम बारी-बारी देख लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में आपको इसकी वज़ाहत दी है। अच्छा, सबसे पहले है डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आ जाता है कि हमें ये देखना होता है कि हमें ये एनालिसिस करनी क्यों है। मैंने आपको एक बिज़नेस का पर्सपेक्टिव बताया है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है। जब आप बिज़नेस के साथ काम करते हैं तब तो आप उन चाहते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका मसला क्या है। लेकिन अभी चूँकि आप ये सीख रहे हैं तो आपको कहीं से तो शुरू करना है ना। तो आप कोई भी डेटा सेट इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल है आप उसको लेकर आते हैं। तो आपने वहाँ उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कि ये डेटा किसके बारे में है, तो वहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपने अब आप चाह रहे हैं डेटा एनालिसिस करना, लेकिन आप करना क्यों चाह रहे हैं? आप उससे निकालना क्या चाहते हैं? आपका एम क्या है? आप उसका पर्पस क्या है उस एनालिसिस का? तो जब वो आप सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आता है कि आपको किस तरह की एनालिसिस आपने परफ़ॉर्म करनी है उस जो कि जिसकी वज़ह से आप अपने नताइज तक पहुँच सकें। आप इसी फेज़ के ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या एनालिसिस करनी है, आपको क्या चीज़ें मेजर करनी है उसमें, और आपको ये भी साथ में समझना है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं। क्या ये इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नई या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल रही है जो आपको हेल्प आउट करेगी, या जो भी उस डेटा को यूज़ करते हैं उनका कोई मसला वो सॉल्व कर रही है या नहीं। तो ये आप यहीं पर इसी फेज़ में ही एनालाइज़ कर लेते हैं। और फिर साथ में कि इस के नताइज तक पहुँचने के लिए एक रफ़ आइडिया ज़हन में आ रहा होता है कि अगर हमने मिसाल के तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग का मसला हल करना है या ड्रोन अटैक्स का मसला हल करना है, तो उसका डेटा जो अवेलेबल है उसमें कौन से मेजरमेंट्स होंगे और कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए आप वो एनालिसिस करना चाह रहे होंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि खाली हमें ड्रोन अटैक्स का डेटा ही तो नहीं रिक्वायर्ड, हमें ये भी तो रिक्वायर्ड है कि जिन जगहों पर जिन लोगों के ऊपर वो अटैक हुए हैं उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद अ, आप उसकी एक एनालिसिस कंपैरिजन एनालिसिस करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग के साथ, या फिर फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ, या फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई चेंज आए हैं उसकी वजह से डॉलर टैक्स फिर से होना शुरू हो गए हैं, या क्या वजूहात है, या फिर अमेरिका के अंदर जो है कुछ चेंज आया है गवर्नमेंट के अंदर, वो उससे लिंक्ड है। तो ये डेटा एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स, to be honest, reaching to the decision, to the conclusion by analyzing all of the perspective। जो linkages वगैरह हैं उन सबको आपकी perspective में आप उन सबको एनालाइज करके देखते हैं और फिर उससे conclusions ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सेकंड डेटा कलेक्शन का, जो हम जानते हैं जब हम हमारा क्लियर हो गया पर्पस कि हमें किस तरह क्या एनालिसिस करनी है, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, उसके मुताबिक फिर हम कलेक्शंस कर रहे होते हैं डेटा की। अच्छा, अब यहाँ पर शायद पहली दफ़ा में जो हमें डेटा मिले, ऐसा होता है कि पहली दफ़ा में जो हमें डेटा मिलता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर रहा होता, तो हमें थोड़ा और डेटा ढूँढना पड़ता है। फिर हमें बाद में उसको मर्ज करके देख रहे होते हैं, एनालाइज़ करके देख रहे होते हैं। लेकिन ये जो फ़ेज़ है इसके अंदर हम तमाम पर्सपेक्टिव कवर कर रहे होते हैं। डेटा कलेक्शन हमें बिज़नेस से लेना है, डेटा कलेक्शन हमें क्या इंटरनेट पर अवेलेबल है, डेटा कलेक्शन क्या हमें किसी ख़ास ऑफ़िस में जाकर वहाँ से उठाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें यहीं पर इस फ़ेज़ में कवर होती हैं। जब आपके पास डेटा आ गया, अब आप जो है यहाँ पर इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा कलेक्टेड है, यू प्रोसेस्ड इट, ऑर्गेनाइज करते हैं एनालिसिस के लिए। यू नीड टू मेक दिस डेटा रेडी टू एनालाइज। तो ये कलेक्शंस आप सारे अपने पास कलेक्ट करके एक फॉर्म में रख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फेज हमारा डेटा क्लीनिंग का। आपने जो डेटा भी कलेक्ट किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एनालिसिस का जो पर्पस है उसके साथ अलाइन हो या यूज़फुल हो। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर हम दोबारा से
पीछे जाते हैं और फिर से और डेटा ढूँढने की कोशिश करते हैं या बिज़नेस से पूछते हैं कि भई ये डेटा तो इस पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं करेगा, हमें ये वाला डेटा चाहिए, इस तरह की कौन से वेरिएबल्स और डेटा अवेलेबल है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव कवर हो गया। उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि आपका जो डेटा है वो रेडी टू एनालाइज़ है नहीं। तो आप इसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस क्लीनिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको रिमूव करते हैं। एरोनिमस डेटा होता है, आप उसकी क्लीनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। एरोनिमस डेटा कि डेटा के अंदर बहुत सारे स्पेसेस एरर्स वगैरह हैं, बग्स हैं, आप उनकी क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद आप डेटा को एरर फ्री बनाते हैं ताकि आप उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारी डेटा क्लीनिंग के अंदर कवर होती हैं। जब आपका डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस फिनिश होता है, इसका आउटपुट आपका वो डेटा सेट होता है जो कि रेडी टू एनालाइज हो, उसके ऊपर डिफरेंट ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकें, उसके अंदर कोई ग्लिच या कोई क्या कहते हैं रैंडम डेटा ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फील्ड है जो कि न्यूमेरिक है लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट डेटा अगर अवेलेबल है कैरेक्टर की फॉर्म में, तो वो आपके ग्राफ बहुत ही भद्दा बना देगा या बनाएगा ही नहीं, वो आपको एरर दे देगा। वी नीड टू इंश्योर कि वो इस तरह से ना आ रहा हो। इस तरह के जब केसेस आ जाते हैं तो शायद हम रिकॉर्ड को रिमूव कर दें या हम नियरेस्ट मैचिंग वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स है, वो जब हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे आता है हमारा नेक्स्ट फेज है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का। अच्छा, अब जब हमारा डेटा कलेक्ट हो गया, हमने उसकी क्लीनिंग भी परफॉर्म कर ली और हमने उसको काइंड ऑफ प्रोसेस करके रेडी टू यूज़ फॉर्म में हम ले आए। प्रोसेसिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। नाउ इट्स रेडी टू यूज़ फॉर एनालिसिस। क्योंकि जब आपने डेटा को मैनिपुलेट किया, यू जब हम डेटा को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में देते हैं, देखते हैं, ग्रुप बाय परफॉर्म करके देखते हैं, तो आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो आपको ज़रूरत है। अब आपको इस दौरान शायद लगे कि आपके पास और डेटा भी होना चाहिए, तो वो फिर आप बिज़नेस को नोटिफ़ाई करते हैं कि जहाँ से डेटा कलेक्ट किया वहाँ पर आप टाइम स्पैम ज़्यादा दे देते हैं ताकि और डेटा आ जाए। इसी फ़ेज़ के अंदर डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें मदद देते हैं इनको समझने में, इंटरप्रिटेट करने में, इसको इन आगे हमने किस तरीके से किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में उन दिखाना है और एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कि ये क्या टेकअवेज़ हैं, इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं और उससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, ये सब हमारा इस फेज़ में कवर होता है। कौन-सा टूल यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल हैं, वो आप ओपन सोर्स टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा टैबल्यू पावर भी आ चुके हैं। आप उसके अंदर इनको यूज़ करते हुए ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। आफ्टर एनालाइजिंग योर डेटा, जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, ये वो वक्त है जब आपने इसको इंटरप्रिटेट करना है। जो आप रिजल्ट्स लेकर आए हैं, आपने उसको लूसिड वे में कन्वे करना है। लूसिड वे मतलब बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने जो सार्फिन हैं जो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने उनको सिंपल टर्म्स में उस एनालिसिस को दिखाना होता है, उनको कन्वे करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आपकी एनालिसिस के रिजल्ट्स आए हैं, वो आप उनको किस वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 2 ही मोड हो सकते हैं, एक ये कि आप रिपोर्ट क्रिएट कर लें, दूसरा आप प्रेज़ेंटेशन जाकर दे रहे हो। तो अब आपको दोनों ही फॉर्म्स के अंदर बहुत सिंपल वर्ड में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अगर आपने टेबल क्रिएट किया है, उसमें हाईलाइट करें कि इस टेबल के अंदर किस पार्ट के ऊपर रीडर ने फोकस करना है, कौन सा पार्ट जो है वो उसके लिए की पॉइंट्स हैं जिनको वो मद्देनज़र रखे, ताकि आगे जो एनालिसिस आ रही है वो उसके साथ उसको लिंक करता जाए। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आ जाता है डेटा विजुअलाइज़ेशन का।
अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ नाउअडेज। अच्छा, ये आप बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स, क्योंकि विजुअलाइजेशन हम बसरी नुमाइश को कहते हैं कि आंखों को जब वो चीज़ दिखे तो वो फ़ौरन से समझ जाए कि ये क्या चीज़ हमें कन्वे की जा रही है। दूसरी ज़ुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा जो है वो हमें, हम ग्राफिकली अगर हम दिखाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान है हमारे दिमाग के लिए कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोसेस कर सकें। देखी हुई चीज़ सुनी हुई चीज़ से ज़्यादा अरसे तक जहन में रहती है और वो जल्दी उसको प्रोसेस करते हैं जब उस वक्त पर हम उसको समझ रहे हों। अच्छा, अब सिर्फ हम डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर होता ये है कि जब हमने डिस्कवरी कर ली अननोन फैक्ट्स की और ट्रेंड्स की और हम वही उनको दिखा रहे हैं ग्राफ्स के फॉर्म में, तो अब सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर लेने से ना रिलेशनशिप्स और कंपैरिजंस ये हम बहुत आसानी से परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिफरेंट डेटा सेट भी हो सकते हैं, ए डेटा सेट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करते हुए वी कैन फाइंड आउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। अच्छा, विजुअलाइजेशन जो है ना ये हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आती है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में नहीं होती। वो इस तरीके से कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो ग्राफ्स क्रिएट हो गया है और आप उसके ऊपर अपने अ, वो दे रहे हैं, रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, कंक्लूजन जनरेट कर रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशंस इसमें थोड़े फिल्टर्स वगैरह बीच में आ जाते हैं, चाहे आप यूज़ कर रहे हो या एंड यूज़र यूज़ कर रहा हो, वो उसके साथ प्ले करता है और देखता है कि डिफरेंट एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या हैं। आजकल ज़्यादातर ऑफिसेज में बिजनेस और इंडस्ट्री जो है डेटा विजुअलाइजेशन को प्रेफर करती है ताकि स्क्रीन के ऊपर उनके जो मेन इश्यूज हैं वो वहीं पर नज़र आ रहे हो, चाहे वो इश्यूज हो, चाहे वो सेल्स है, कुछ भी है, कौन सी चीज़ मिनिमम उनको मीट करनी है वो वहाँ पर उनको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हो। तो वो चाह रहे होते हैं कि तमाम विजुअलाइजेशन वहाँ पर आ रही हो, सेल्स की, रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, उनकी इंगेजमेंट की, यूज़र इंगेजमेंट की, न्यू टारगेट कस्टमर्स कितने आए हैं, वो सब चीज़ें अगर एक डैशबोर्ड के ऊपर उनको डेटा विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में मिल रहे हों तो वो उससे इजीली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ऑन द गो स्ट्रेटजीज भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए ये डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो बिल्कुल लास्ट प्रोसेस आ जाता है डेटा एनालिसिस का। यूँ कह लीजिए। अच्छा, ये मैं डेटा एनालिसिस के प्रोसेस की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा ये एक सवाल मत आप पूछिएगा कि इसमें मशीन लर्निंग कहाँ है। मशीन लर्निंग तब आएगी जब हम टाइप ऑफ एनालिसिस में प्रिडिक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़े से बीच में एक फेज़ आ जाएंगे जहाँ पर हम मशीन लर्निंग को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मॉडल्स बिल्ड कर रहे होंगे और फिर उस मॉडल की इंटरप्रिटेशंस को बीच में लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये डेटा एनालिसिस का प्रोसेस फ्लो क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, आप कमेंट्स में पूछते भी रहते हैं। और चाहें तो मुझे फ़ॉलो कर लें, ये मेरा लिंक्डइन है, मेरा गिटहब है। और गुफ्तगू के ऊपर जो मेरा पेज है, अगर आप वहाँ पर चले जाएँ तो आपको मेरी तमाम किताबें मिल जाएंगी। मेरी किताबें जो ज़्यादातर लिखी गई हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करते हुए लिखी गई हैं। आप अगर वो किताबें मंगवा लें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें तो आप ये तमाम चीज़ें जल्दी सीख लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे लेक्चर्स आने में थोड़ा वक्त लग जाता है और आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि जल्द से जल्द तमाम चीज़ें हैं। तो होपफुली मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि डिले ना हो, लेकिन अ, कुछ ना कुछ आ ही जाता है ज़िंदगी में। तो इसलिए मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग गुफ्तगू पब्लिकेशन से मेरी किताबें ज़रूर ऑर्डर कर लें डेटा एनालिसिस की। अब पूरी बुक सेट है, 3 किताबें हैं, पुराना वर्जन, न्यू वर्जन, उन्होंने एक ही किताब बड़ी बना दी है, जिसमें तीनों वर्जन उन्होंने मर्ज कर दिया। आप वो ऑर्डर कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कर सकते हैं। और तमाम रिपोजिटरीज मेरी किताबों की गिटहब के ऊपर अवेलेबल हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नए प्लेलिस्ट के साथ, जिसमें हमारा फोकस होगा डेटा रेंगलिंग के ऊपर। उसके जो कोड्स हैं उस पर काम कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह उस नोटबुक में, उस प्लेलिस्ट में हम फोकस करेंगे। ये जो हमारी प्लेलिस्ट थी इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल फोकस था, इसलिए ताकि आपको पता हो कि डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है।
ख़ास तौर पे टेक्निक्स की वजह से ही मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत जो लोग कह रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आई नो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल कवर हो गया। नाउ वी विल टोटली फोकस ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें आएंगी। डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन, फिर अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, फिर आगे मशीन लर्निंग की तरफ चला जाएगा। उसमें थ्योरेटिकल बहुत ना होने के बराबर होगा। तो थ्योरेटिकली भी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बिल्कुल सेपरेट क्रिएट की है, ताकि थ्योरेटिकली आपको तमाम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब हम जाते हैं डेटा रेंगलिंग की तरफ, डेटा क्लीनिंग कह लें आप। और उसके अंदर हमारा फोकस होगा कि हम ये सब कर कैसे रहे हैं और इसमें क्या क्या और टेक्निक्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई प्लेलिस्ट में। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।